हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट खबरों की शक्ल में और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातों की शक्ल में मुसलसल आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर नजरिए की बात आनी चाहिए, हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप फैसला ले सकें कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। आज मैं मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर, जाने माने लेखक, कॉलम राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और फरवरी 2020 में सच बोलने के लिए भी सुर्खियों पर रहे। मेरी मुराद है, मेरा मतलब है प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। बहुत ही जाने माना चेहरा, दी वायर पर आप उनके इंटरव्यूज और लेख आप पढ़ते रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत से अखबारात में आपके कॉलम नजर आते हैं, बहुत ही अहमियत के साथ पढ़े जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो देश की जो सेकुलर पहचान, जो इथोस है, उसकी निशानियों में से उनके एक हैं जो उसको बाकी रखना चाहते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। बहुत आ, शुक्रिया जी। आप ये बताइए, मैं सीधे अपने सवाल पर आना चाहता हूं कि 80 दिन से ज्यादा गुजर चुके, इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुए, 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके और अभी तक नेतन्याहू एक जिद पर हैं कि हमास जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जंग नहीं रुकेगी। इस सारे परिदृश्य को भारत के मीडिया में जिस तरह से पेश किया गया शुरू से, और अब किसी हद तक वो खामोशी नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि भारत में जिस तरह से पहले ही नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ रहा है, जिसमें मॉब लिंचिंग के वाकयात, दूसरे बहुत से वाकयात, उसमें एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है हमारे मीडिया ने? क्या वो सेंसिटिविटीज जो इंसानियत में बहुत अहमियत रखती है, क्या उसको बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है या उसी का हिस्सा है? मैं सीधे भारत के परिप्रेक्ष्य में इस जंग को देखना चाहता हूं और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन पर विचार करना चाहिए। इस पर बहुत लोगों ने बात की है कि क्या इसको इजराइल फिलिस्तीन जंग कहा जाए या ना कहा जाए, और जंग को गलत लफ्ज ठहराया गया है। दुनिया भर के उन लोगों ने जो इजराइल और फिलिस्तीन को लंबे अरसे से समझने की कोशिश करते आए हैं और जो उसके माहिर हैं उसके मामलों के, उन्होंने कहा है कि इसे जंग कहना बिल्कुल गलत है। यह एक तरह से इजराइल की तरफ से, और इजराइल को भी, इजराइल, अब बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं, वो इजरायली कब्जा कह रहे हैं फिलिस्तीन पर, ऑक्यूपेशन, उसकी तरफ से फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी की कोशिश है, नस्ली सफाई की कोशिश है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, यह बात कोई इल्ज़ाम नहीं है कि नस्ल कुशी कोई इल्ज़ाम नहीं है। यह एक सीधा साधा बयान है जो हो रहा है, और वो इसलिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल की सरकार के मंत्रियों, इजराइल के बड़े राजनेताओं ने अपने बयानों में बहुत साफ कहा है कि उनका इरादा गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से एक एक फिलिस्तीनी का सफाया करने का है। उन्होंने यह बयान दिया है कि वहां बच्चा, औरत, कोई भी निर्दोष नहीं है और सब मार डाले जाने लायक हैं। नेतन्याहू ने धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल किया है और यहूदियों को कहा है कि उनका सामना जिनसे है, वो यहूदियों को कह रहे हैं, वो अमेलेक हैं, यानी वे सब अपने पूरे वंश के साथ उनका नाश किया जाना चाहिए, यह उनका कहना है। तो इसलिए हम इसको जंग ना कहें, और जंग इसलिए ना कहें कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद यह सब कुछ शुरू हुआ।
लेकिन हम याद रखें कि 7 अक्टूबर के पहले 6 अक्टूबर भी है, 5 अक्टूबर भी है, 4 अक्टूबर भी है। 7 अक्टूबर के पहले 6 अक्टूबर तक इस साल में कितने फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रोजाना मारा, कत्ल किया, कितने फिलिस्तीनियों को उनके घर से कितने फिलिस्तीनियों का घर उजाड़ा, उनको बेदखल किया पश्चिमी तट में, और उसका सेटलमेंट कितना बढ़ता चला गया। तो अगर हम जंग की बात कर रहे हैं तो यह जंग कौन कर रहा था 7 अक्टूबर के पहले? तो पहले तो इस बात को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वह हिंदुस्तानी मीडिया में ही नहीं, आपने हिंदुस्तानी मीडिया की बात की, लेकिन पूरी दुनिया का जो मीडिया है, हिंदुस्तानी मीडिया अभी उसका हिस्सा नजर आता है। क्योंकि अभी कुछ रोज पहले तक न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो या CNN हो या BBC हो या कोई भी हो, उनको देखने वाले दर्शकों को यह बतलाया जा रहा था कि यह हमास ने हमला किया, जिसके खिलाफ बेचारा इजराइल खुद अपनी हिफाजत करने की एक जंग लड़ रहा। लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो गया, और अब CNN को भी बतलाना पड़ रहा है, और वॉशिंगटन पोस्ट को भी रिपोर्ट करनी पड़ रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी। लेकिन हम ये ना भूलें कि इन तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाई, झूठ कहा, और इजरायली नस्ल कुशी को छिपाने की कोशिश की और उसको जायज ठहराने की कोशिश की। हिंदुस्तानी मीडिया के साथ एक मुश्किल तो यह है कि उसमें वह इतना ज्यादा अपने आप में गर्क है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इसको लेकर उसकी दिलचस्पी बहुत कम है। तो हिंदुस्तान के लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि सूडान में क्या हो रहा है, या कॉन्गो में क्या हो रहा है, या कहीं और क्या हो रहा है, या फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। लेकिन इस बार जो उत्तेजना दिखलाई पड़ी और हिंदुस्तानी मीडिया में एक तरह का एक्साइटमेंट, और वह इसलिए लगा कि अब हिंदुस्तानियों में बहुत सारे लोग इजराइल को अपना आदर्श मानते हैं, और इजराइल के बारे में ये मशहूर किया गया है कि ये एक वाहिद मुल्क है जो चारों तरफ इस्लामी मुल्कों से घिरा हुआ है, और यह उनके बीच मुकाबला करके टिका हुआ है। तो इजराइल की इमेज हिंदुस्तान के में इस तरह से डाली गई है कि वह इस्लामी हुकूमतों का सामना कर रहा है, टिका हुआ है और बहादुर है। तो और इजराइल के साथ जो आज की सरकार है उसकी कुर्बत हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हथियारों और जो जंगी सामान है उनकी खरीद करने में इजराइल से हिंदुस्तान अब अव्वल हो गया है। तो ये सारी इस सारी कुर्बत को हम जानते हैं। और दूसरे कि इजराइल कहने से बेहतर है जायनिस्ट कहना, यानी जायनिज्म जो यहूदीपन से अलग है। तो जायनिस्ट ये कहते हैं कि ये जो जमीन है जहां उन्होंने इजराइल बनाया है, यह उनके ईश्वर के द्वारा दी गई उनकी जमीन है और उस पर उनका पूरा हक है, और वहां जो भी रहेगा या तो उसको उनके मातहत होकर रहना पड़ेगा, उनके कानून के तहत रहना पड़ेगा, या वो सिर्फ वो रहेंगे, या फिर वो मार डालेंगे सबको। यह कुछ कुछ मिलती जुलती विचारधारा है जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं उससे। क्योंकि हिंदुत्व, और ये हम इसको समझें कि ये ज्योग्राफी बेस्ड आइडियोलॉजी है ना। जायनिज्म जुडाइज्म नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म ज्योग्राफी बेस्ड नहीं हो सकता। वो पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया के लोग उसको मानेंगे, यह मान के चला जाता है, क्योंकि वह तो कॉस्मोस से जुड़ी हुई चीज है। वह कोई एक ज्योग्राफिकल जो एरिया है उससे जुड़ी हुई चीज तो नहीं है। लेकिन उसी जैसे जायनिज्म कहता है कि यह जो जमीन का टुकड़ा है जिसको वो लैंड ऑफ इजराइल कहता है, और इसलिए वो ग्रेटर इजराइल की बात करता है, आपने देखा होगा। हिंदी में कहें तो बृहत्तर इजराइल इसकी बात करता है, और इसलिए जो जहां वो है उसको लगातार फैला के जॉर्डन इन सब को अपने जद में लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब ग्रेटर इजराइल के हिस्सा हैं। अभी नक्शा भी जारी किया था नेतन्याहू ने कुछ समय पहले UN में, संयुक्त राष्ट्र में, जिसमें उन्होंने कहा था ये अब मिडिल ईस्ट ऐसा नजर आएगा। उसमें फिलिस्तीन का नामो निशान नहीं था। तो यह सब कुछ 5-7 अक्टूबर के पहले किया गया था।
7 अक्टूबर के पहले यह इरादा नेतन्याहू ने जाहिर कर दिया था कि वे दरअसल गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से फिलिस्तीनियों का सफाया करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, जैसे जायनिज्म कहता है ये हमारी जमीन है, इस पर सिर्फ हमको रहने का हक है, और बाकी लोग रहेंगे तो हमारे कानून के तहत रहेंगे, या यहाँ 2 कानून चलेंगे, एक हमारे लिए चलेगा, एक आपके। अभी भी चल रहा है। आप जानते हैं कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है। वहां फिलिस्तीन अरब फिलिस्तीनियों के लिए या अरब ईसाइयों के लिए भी अलग कानून है, और जो यहूदी हैं इजराइली उनके लिए अलग कानून है, पश्चिमी तट में भी अलग कानून है। तो जो हिंदुत्ववादी हैं वे भी ये कहते हैं कि यह जो भूमि है जिसको भारतवर्ष वे कहते हैं यह हमारी है, इस पर अगर बाकी लोग रहेंगे तो वो हमारे मातहत होंगे, या 2 कानून यहाँ चलेंगे, हमारा ज्यादा हक होगा उनका। तो अगर आप इन दोनों विचारधाराओं को देखेंगे तो ये दोनों एकदम मिलती हुई विचारधारा है। इसलिए हिंदुत्ववादियों को जायनिस्ट लोगों से कुर्बत मालूम पड़ती है, और वो उनको बड़ी हसरत की निगाह से देखते हैं। उनको लगता है कि ये इतने ताकतवर हैं और हम नहीं हो पाए। तो अब ये हिंदुत्ववादी जायनिस्ट की तरह होना चाहते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं ये 75 साल पहले इनके जो वैचारिक पूर्वज थे वे सारे लोग हिटलर को अपना आदर्श मानते थे, और वे उन्होंने उस वक्त कहा था कि देखिए ये बड़ा अच्छा कर रहा है हिटलर, जो आखिरी सफाया कर रहा है ये यहूदियों का, ये बहुत अच्छी नीति है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उसके साथ ही जायनिस्ट को लेकर भी उनमें अट्रैक्शन था। तो इसका मतलब यह है कि असल बात है वो आइडियोलॉजी जो कहती है ये जमीन है, इस पर एक तरह के लोग ही रह सकते हैं, है ना, और उनका ही कब्जा होगा, वही इसके पहले सिटीजन होंगे। तो इसलिए हिंदुत्ववादियों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अमेरिका में वाइट क्रिश्चियंस ये कहें कि यह उनका मुल्क है और इसमें बाकी सारे लोग 2m दर्जे के होंगे, तो हिंदुत्ववादियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चीज अगर ब्रिटेन में कही जाए, हालांकि इसमें फिर उनको संकट होगा क्योंकि बहुत सारे हिंदू अभी बहुत ऊंचे पदों पर हैं, तो फिर उनका क्या होगा, उनको 2m दर्जे में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इंडियन मीडिया ने जो किया, हिंदुस्तानी मीडिया ने, वह मैं मानता हूं कि दुनिया भर का मीडिया जो कर रहा था तकरीबन उसी तरह, और दूसरे की चूंकि हिंदुस्तान का जो निज़ाम है आपका वह इजराइल के निज़ाम के बहुत करीब है, और हिंदुस्तानी मीडिया आज के निज़ाम की ही पैरोकारी करता है। तो इसलिए हिंदुस्तानी मीडिया ने जो कुछ भी फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है उसको सच्चाई से दिखाने की जगह बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने के मकसद से काम किया। अच्छा, गाजा से सच्चाई ना निकल सके, अब तक की रिपोर्टें यह हैं कि 106 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे जा चुके हैं जो इजरायली हमलों में, न सिर्फ पत्रकार बल्कि उनकी फैमिलीज के लोग भी कत्ल किए गए हैं। दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले हारेट्स जो इजराइल का बड़ा अखबार है उसके एक कॉलम निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि हमें गाजा से रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही, सिर्फ जो इजरायली फौज के लोग हैं जहां तक ले जाकर के दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं। अगर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है, अगर हमास के मुकाबले में इजराइल की हार को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसका असर आरएसएस जैसे जो संगठन है भारत में या दूसरे मुल्कों में नफरत बढ़ाने वाले जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उन पर क्या कहीं कोई खामोशी, कहीं हार का सा एहसास, कहीं कुछ आपको ऐसा महसूस होता है? क्योंकि मीडिया में अब वो बातें गाजा के अंदर से कम से कम रिपोर्टिंग ना भारत में आ रही है ना ही दूसरे मुल्कों में कहीं आ रही है। इसमें इसके 2 हिस्से हैं। एक बहुत लंबे वक्त तक गाजा के भीतर से रिपोर्टिंग सिर्फ फिलिस्तीनी कर रहे थे, उनके पास जो भी साधन था, और दूसरा अल जजीरा आप कह लें, अल जजीरा कह रहे तो उसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी, क्योंकि आपने बतलाया कि 100 से ऊपर पत्रकार मारे गए, सहाफी मारे गए। दुनिया भर की ये अभूतपूर्व घटना है और इस पर किसी का भी दिल कांपना चाहिए, लेकिन नहीं कांपता। अभी परसों हमने एक खबर पढ़ी कि एक नौजवान पत्रकार को
इजराइल के लोगों ने की सेना ने फोन करके उसकी फौज ने धमकी दी कि वह बंद करे अपना काम, वरना बुरा अंजाम होगा। और आज मैं ये खबर पढ़ रहा था कि एक 20 साल के फिलिस्तीनी पत्रकार वह गायब हो गया है और वह किसी जेल में देखा गया है। यह आज मैं एक खबर पढ़ रहा था। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि गाजा के भीतर क्या हो रहा है यह बात लोगों को पता चले। लेकिन आपने यह भी देखा होगा और उसके साथ ये हुआ कि इजराइल ने यह कहा कि रिपोर्ट वही कर सकते हैं जो आईडीएफ के साथ जाएंगे, इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ जाएंगे, तो वही रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उसको एम्बेडेड जर्नलिज्म कह सकते हैं। जो पहला फेज था उसमें बहुत उत्तेजित होकर हिंदुस्तान के लोग उड़ उड़ के चले गए, टेलीविजन चैनल के लोग, लेकिन आपने देखा कि उनकी रिपोर्टिंग कितनी सतही रिपोर्टिंग थी, वो कुछ भी नहीं बता पाए। और वो इतने डरपोक भी हैं कि वो दरअसल जहां गोले गिर रहे हों उनके बीच जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इतना डर लगता है। तो वो बहुत ही सेफ डिस्टेंस से कुछ बताने की कोशिश करते रहे जो दरअसल आईडीएफ उनको बतला रहा था। तो आईडीएफ ने, जो इजराइल की फौज है, उसने कहा कि हम आपको बताएंगे। और दूसरे यह बात भी रिपोर्ट की गई, जैसे बीबीसी ने उस दौर में भी रिपोर्ट की और बाकी ने भी रिपोर्ट किया कि आईडीएफ हमको सिर्फ इतना भर रिकॉर्ड करने दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं करने दे रहा। आईडीएफ हमको यहां नहीं जाने दे रहा है, यहां जाने दे रहा है। और उस समय आपने ये भी देखा, आज से 20 दिन पहले 30 दिन पहले तक, कि आईडीएफ लगातार खुद ही वीडियोस जारी कर रहा था और उनका बहुत मजाक उड़ा, क्योंकि हर वीडियो की एनालिसिस लोगों ने करके दिखलाया कि आईडीएफ कैसे झूठ बोल रहा है। तो कई वीडियो आईडीएफ को डिलीट करने पड़े, हटाने पड़े, क्योंकि वो इतना साफ साफ झूठ दिख रहा था। तो खबरों को रोकना इसलिए जरूरी है। और यह आप अगर देखेंगे नाजी जर्मनी में, तो हिटलर भी नहीं चाहता था कि खबरें जाएं। और ये बहुत दिलचस्प बात है और इस पर हमें सोचना चाहिए कि एक कातिल क्यों नहीं चाहता है कि उसके कत्ल की खबर बाहर जाए, क्यों नहीं चाहता है ना? एक थियोडोर एडोर्नो का एक बहुत मशहूर वाक्य है, वो ये कि जो जल्लाद है उसको इस बात से बहुत नाराजगी होती है अगर आप कहें कि तुम्हारे घर में फांसी का फंदा लटक रहा है ना, इसकी खबर कि उसके घर में फांसी का फंदा है देने पर वो बहुत नाराज हो जाता है। तो उस पर हमें सोचना चाहिए कि जो कातिल है वो क्यों चाहता है कि उसके कत्ल की खबर ना जाए बाहर। क्यों हिटलर की फौज जब ये पता चल गया कि अब जो उसके खिलाफ फौज हैं वो जीत रही हैं, तो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में अपने सारे कागजात नष्ट करना शुरू कर दिए, जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि उन्होंने कितने हजार लोगों को मारा। पहले तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, लेकिन उसके बाद उनको वो खत्म कर देना चाह रहे थे, उन सारे सबूतों को। ये आप अमेरिका के साथ भी देखते हैं। स्नोडन को क्यों वो निशाना बनाए हुए हैं, या असंजय को क्यों वो निशाना बनाए हुए हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते हैं, स्नोडन ने उनका पर्दाफाश कर दिया है ना, या विकीलीक्स ने उनका पर्दाफाश कर दिया कि वे क्या कर रहे थे पूरी दुनिया में। ये वो अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसका जो कातिल चेहरा है वह दुनिया के सामने आए। तो इजराइल भी वही कर रहा है। लेकिन पिछले 15 दिनों में आपने यह देखा कि एक छोटा सा विंडो जब मिला तो CNN भी गया, BBC भी गए और बाकी भी जर्नलिस्ट गए जो आईडीएफ के में एम्बेडेड नहीं थे, है ना, इंडिपेंडेंटली गए। और जब वो इंडिपेंडेंटली गए तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल अलग हो गई, है ना, और वो काफी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे हम तो ये देख रहे हैं, ये तो पूरा तबाही का मंजर है, बच्चों को मारा गया है, अस्पतालों को बम से उड़ा दिया गया है ना, स्कूलों को उड़ा दिया गया है। तो यह CNN, BBC बाकी ने भी किया और तब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। तो इसलिए इजराइल एक तरह से सूचना की पूरी तरह से नाकेबंदी कर रहा है और उसकी एक और वजह है, और इसलिए एक तरह का अभी आप कह सकते हैं एक दूसरा युद्ध चल रहा है जिसमें हमास और इजरायली फौज अपनी अपनी तरफ से सूचना प्रसारित कर रहे हैं।
और ये इसलिए बहुत दिलचस्प है कि जो भी इन दोनों सूचनाओं को देखेगा, यानी जैसे इजराइल जो बतला रहा है और हमास जो बतला रहा है, अब इजराइल के मीडिया में भी हारेट्स का आपने नाम लिया और दूसरी जगह भी ये सवाल उठने लगे हैं कि इजराइल के लोगों को सच्चाई नहीं बताई जा रही है। मैं हारेट्स कल पढ़ रहा था और आज पढ़ रहा था, हारेट्स में लोग लिख रहे हैं कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि दरअसल इजराइल के कितने फौजी मारे गए हैं, लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि लेकिन इजराइल का समाज तो इसको जानता है, क्योंकि आखिर गाजा से लाशें लौट रही हैं फौजियों की, अस्पताल भरे हुए हैं जख्मी लोगों से, तो हजारों इजरायली फौजी बुरी तरह जख्मी हुए हैं और वे वापस काम करने लायक नहीं रहेंगे, यह बात लोग कह रहे हैं। और अब वहां लिखा जा रहा है, हारेट्स में लिखा जा रहा है कि नेतन्याहू को यह कबूल करना चाहिए कि इजराइल जंग हार गया है, ये कबूल करना चाहिए उसे अपनी जिद। लेकिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि यह आर पार की लड़ाई होगी। और अब नेतन्याहू ने, आपने शुरू में कहा था कि नेतन्याहू इस जिद पर हैं कि हमास को खत्म करेंगे, लेकिन अब नेतन्याहू ये नहीं कह रहे हैं। नेतन्याहू का कहना यह है कि एक एक फिलिस्तीनी को हम वहां से निकाल देंगे। उनके मंत्रियों ने यह कहा है कि गाजा को हम फुटबॉल का मैदान बनाएंगे, उसको पार्किंग लॉट बनाएंगे, है ना। तो इजराइल की तरफ से जो वीडियोस जारी हो रहे हैं, उन वीडियोस में हमें दिखलाई पड़ रहा है कि जो इजरायली फौजी हैं वे निहत्थे फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, उनको नंगा करके स्टेडियम में बिठाए हुए हैं, है ना, उन पर जुल्म कर रहे हैं, लाशें सड़ रही हैं, बिल्लियां लाशों को खा रही हैं। ये इजराइल वाले फोटो रिलीज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितने गए गुजरे हैं और किस हद तक वहशत है उनमें। उस चीज को वो खुलेआम दिखला रहे हैं। जो वीडियो उनकी तरफ से आ रहा है उसमें हमें दिख रहा है कि एक इजरायली फौजी अपनी बच्ची को कहता है कि ये तुम्हें तुम्हारे दूसरे जन्मदिन पर मैं उपहार देता हूं, और वो एक बिल्डिंग को उड़ा देता है। फिर कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि वह खुद मारा गया। उसी तरह एक दूसरा दो इजरायली फौजी हैं जो उन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया है फिलिस्तीनियों के घर को। उस मलबे पर वो अपनी जो जिसको प्रेम करता है उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, बाकी लोग ताली बजा रहे हैं। उसी तरह इजरायली फौजी जिन और लोगों को मार डाला है, जिन घरों को मलबे में तब्दील कर दिया है, उनमें गले का हार लेकर दिखला रहे हैं कि ये मैं अपनी बीवी को देने वाला हूं या किसी और को देने वाला। तो दो तरह के वीडियोस हैं। हमास जो वीडियो जारी कर रहा है वो वीडियो है नंगे पांव भागते हुए हमास के लड़ाकों का, जो इजराइल के टैंक को उड़ा रहे हैं या इजरायलियों को निशाना बना रहे हैं। तो जो अब ये चीज उल्टी हो रही है इजराइल की, क्योंकि परसों से जो वीडियो वायरल है, कल से, और वो किसी को भी गहराई से प्रभावित करेगा, वह है जिसमें एक हमास के लड़ाके को पीछे से गोली लगती है या मिसाइल लगती है और वह लड़खड़ाता है, गिरता है, दीवार से टिकता है, उसके बाद वो संभालता है खुद को और वो आसमान की तरफ इशारा करता है, फिर वो दो जानू होकर लेट जाता है। अब यह वीडियो उसकी लाचारी नहीं दिखा रहा है। सारे लोग ये कह रहे हैं, यह देखिए, यह है लड़ाका, यह है जो आपने आखिरी वक्त में अल्लाह के सामने, उसने अपनी आखिरी घड़ी, है ना, अल्लाह के सामने झुककर बिताई है ना। तो यह असर बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है इजराइल, क्योंकि अब और इस 7 अक्टूबर के पहले हमास के लिए पूरी दुनिया में जो समर्थन था, आज 80 दिन बाद हमास के लिए वह समर्थन कई 100 गुना बढ़ गया है ना। अपूर्वानंद जी, आपने दो तीन चीजें बड़ी अहम कही। एक तो ये कि वो जो एम्बेडेड जर्नलिज्म कराया इजराइल ने और अब तक भी वो करा रहा है। मैं अपना थोड़ा सा तजर्बा शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ। 2003 इराक वॉर मैंने कवर की थी। दूरदर्शन के लिए एक प्रोग्राम था जिसको सईद नकवी लीड कर रहे थे, और हमारी टीम ने भी, जो दूरदर्शन के लिए काम कर रहे थे उस वक्त, एम्बेडेड होना हम लोगों ने कतई पसंद नहीं किया।
और उसकी रिपोर्टिंग जब हम कर रहे थे तो बाद में कुछ ही महीने बाद वो प्रोग्राम बंद हुआ और ऐसा लगा कि शायद हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी लॉबीज हैं जो वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग पसंद नहीं करते। तो ये वॉर टाइम में जो पत्रकार होता है उसे ये फैसला करना होता है कि अपनी जान बचानी है या सच लोगों तक पहुंचाना है। अभी एक चीज जो आपने और भी कही वो ये कि हकीकत बदल रही है। इजराइल की ताकत एक तरह से वो घुटनों में आने वाली हालत है और सूचना की जंग चल रही है। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब जबकि नेतन्याहू ने 2 दिन पहले उन कैप्टिव्स की फैमिलीज से कहा है कि जल्दी हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैदियों को। दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि मिस्र में बातचीत चल रही है, हमास का डेलीगेशन पहुंचने वाला है। फिर ईरान की तरफ से एक बयान आया है उनके फॉरेन मिनिस्टर का 2 दिन पहले कि हमास ने ईरान को ये इत्तला दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि हम महीनों जंग लड़ सकते हैं और हमारा अभी तक सिर्फ 14% इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। यानी वहां एक तरह से मजबूती जाहिर की जा रही है। इजराइल का जो एक तरह से बहुत बड़ी बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो तस्वीर बनाई गई थी, जो 7 अक्टूबर से पहले, जो ऐसा लगा जैसे रेत की दीवार की तरह से ढह गई 7 अक्टूबर को, अब के बाद इजराइल की हालत, सिचुएशन, ताकत, इमेज क्या कुछ रहने वाली है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जरा इसका उत्तर कुछ लंबा है क्योंकि मसला पेचीदा है। अगर आप इजराइल कह रहे हैं तो हम इजराइल से क्या हमारी मुराद है? क्या इजराइल से हमारी मुराद है अभी इजराइल की सरकार, इजराइल की जनता, इजराइल के लोग, और दूसरे की क्या इजरायली समाज, और क्या इजरायली समाज एक है? आपने बताया कि अभी इजरायली समाज को अगर हम बांटना चाहें 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो उन लोगों के परिवारों के साथ है जो अभी भी गाजा में गिरफ्तार हैं। मैं उनको बंधक नहीं कहूंगा, अगर, और यह बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, क्योंकि अगर वो बंधक हैं तो इजराइल की जेलों में 10,000 फिलिस्तीनी बंधक हैं। हम बंधक और कैदी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कैदी शब्द जैसे ही कहते हैं उसकी कानूनी हैसियत हो जाती है, जैसे वो कोई कानूनी तरीके से की गई चीज हो, जायज हो, है ना। और एक राज्य अगर किसी को पकड़ता है तो वो बंधक थोड़ी बनाता है, वो गिरफ्तार करता है। तो हमें कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, तो हम हमास को एक स्टेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमास एक स्टेट है। फिर हम हमास पर इल्जाम लगाते हैं कि गाजा पट्टी में जो हालात खराब हैं उसके लिए हमास जिम्मेवार है, क्योंकि हमास वहां रूल कर रहा था, ये हम कहते हैं, है ना। इजराइल भी ये कहता है कि भाई हमास जिम्मेदार है। हम कैसे जिम्मेदार हैं? हमास को उन लोगों ने चुना था, लेकिन हमास को किसने काम नहीं करने दिया पहले दिन से? यह सवाल भी लोग कर रहे हैं कि हमास को काम किसने नहीं करने दिया। आखिर पूरे गाजा पट्टी की नाकेबंदी किसने कर दी? कौन ये तय कर रहा था कि वहां फिलिस्तीनी कितना कैलोरी खाएंगे, है ना, कब पानी जाएगा, कब पानी नहीं जाएगा, कौन सी दवा जाएगी, कौन सी दवा नहीं जाएगी, यहां तक कि पॉपकॉर्न जाएगा कि नहीं, बिस्किट जाएगा कि नहीं, है ना। ये सारी चीज कौन तय कर रहा था? ये इजराइल तय कर रहा था, है ना। और आप कैलोरी घटा बढ़ा रहे थे। जुमे के रोज आप इतनी कैलोरी खाएंगे, जुमेरात के रोज आप इतनी कैलोरी खाएंगे, बुधवार के रोज आप इतनी, ये इजराइल तय कर रहा था। तो पहले तो हमें कुछ साफ कर लेने की जरूरत है कि ये मामला क्या है। तो मामला यह है कि गाजा पट्टी एक तरह से एक इजरायली कब्जे की जगह थी और उसमें रहने वाले फिलिस्तीनी एक तरह से गुलाम थे, एक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। उनके जीवन का हर हिस्सा इजराइल के कब्जे में था। वे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे बिना इजराइल की इजाजत के। तो उनको ये कहना कि वो हमास के रूल में थे, ये बेकार की बात है। लेकिन अभी हम इजराइल पर चले आए, तो इजराइल का समाज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक
उन परिवारों के साथ है जिनके लोग गाजा पट्टी में, वे लोग कहते हैं बंधक हैं, हमास कहता है गिरफ्तार हैं। हमास ने कहा कि हमने इनको इसलिए हम पकड़ के लाए किबुत्ज से, क्योंकि हमारे लोगों को ये बदले में छोड़ सकें। और हमास ने तो 7 अक्टूबर को ही कह दिया था, 8 अक्टूबर को ही ये बात हमारे सामने आ गई थी कि हमास ने कहा बातचीत कर लो, है ना, अदला बदली कर लो, आपने जो रखे हुए हैं हम फिलिस्तीनी, उनको आप रिहा कर दीजिए, कुछ और शर्तें हैं। उसके बदले इजराइल ने हमला करना, मतलब बम बरसाना और तबाही करना जरूरी समझा। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल की दिलचस्पी उन बंधकों को छुड़ाने में नहीं थी, अपने लोगों को छुड़ाने में नहीं थी। यह बात नेतन्याहू ने बीच में उनके परिवारों के साथ मीटिंग में साफ कह भी दी, जिसके चलते बहुत हंगामा हुआ। और आप जानते हैं कि वहां मुजाहिरा बहुत बड़े बड़े मुजाहिरे हो रहे हैं, ये कहने के लिए कि भाई ये बमबारी बंद कीजिए और आप हमारे लोगों को वापस लाइए बातचीत के जरिए। लेकिन नेतन्याहू, आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट को आप ज्यादा जानते हैं और इसराइल को भी जानते हैं। आप जानते हैं कि इसराइल की एक डॉक्ट्रिन है जिसको हैनिबल डॉक्ट्रिन कहते हैं, और हैनिबल डॉक्ट्रिन के तहत ही उन्होंने 7 अक्टूबर को, अब ये बात तो जाहिर हो गई है, कल परसों भी इंटरव्यूज आ रहे हैं, आईडीएफ के लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को जब हमास ने किबुत्ज पर हमला किया, अलग अलग किबुत्ज पर, तो उस हमले का जवाब देने के लिए जब आईडीएफ के लोग गए तो उनको कहा गया कि उड़ा दो, घरों को उड़ा दो। उनमें इजरायली लोग हैं, ये सबको पता है, लेकिन उन्होंने उन घरों को उड़ा दिया। तो अब यह बात जाहिर है कि हमास के हमले में जितने लोग नहीं मारे गए, उतना इजरायली फौज के हाथों मारे गए। ये बात अब सामने आ गई। तो इजरायली समाज 2 हिस्से में बटा हुआ है, लेकिन दूसरा बड़ा हिस्सा है, और अभी तक की जो लेटेस्ट उनकी पोल हुई है, उस पोल में यह सामने आ रही है बात कि 80% लोग चाहते हैं कि हमला जारी रहे इजराइल के, यानी जो खून की एक प्यास है वो इजरायली समाज में जगा दी गई है। और वहां के कॉलम निगार, बाकी लोग इस बात पे बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं, ये हमारा हाल। मैंने आज ये पढ़ा कि इजरायली समाज इतना डिवाइडेड है, इतना बट गया है, उसको एक होने की जरूरत है ना? तो अब इजरायली समाज एक नहीं है, यह बात भी साफ है, लेकिन इजरायली समाज का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि यह बमबारी जारी रहे, ये दूसरी बात है। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना चाहिए। नेतन्याहू के लिए इस हमले का जारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन यह बंद हुआ उसके अगले दिन नेतन्याहू पर मुकदमा चल सकता है, नेतन्याहू जेल जा सकते हैं। तो नेतन्याहू के सत्ता में बने रहने का सिर्फ एक तरीका है कि यह जारी रहे। जितना जारी रहेगी उतना इजरायली कंफ्यूज रहेंगे, और उतना नेतन्याहू को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अमेरिका उसके पीठ पर है, उसकी सरपरस्ती कर रहा है। तो यह एक बहुत ही हम एक पेचीदा हालात में आप कह सकते हैं, जिसकी कई परतें उनके बीच में हैं। इजरायली समाज से ये आवाजें उठ रही हैं और अब तेज हो रही हैं कि इसे बंद करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जो इजरायली फौज के वेटरन्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हो चुका है कि अब हम रुक नहीं सकते। इजराइल के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल की इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब इजराइल की तरफ जाने वाले जो जहाज हैं उनको यमन के हुतीज ने किस कदर परेशान कर रखा है कि उनका वो पूरा कारोबार जो जहाज रानी पे टिका हुआ है वो अब ठप होने के कगार पर है। अमेरिका ने कहा कि हम उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ आने को लोग तैयार नहीं। तो इसलिए हालात इजराइल के लिए बिगड़ते जा रहे हैं और वह बिखर रहा है। यह बात सबके सामने है, और वह सिर्फ इसलिए टिका हुआ है कि अमेरिका उसको लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अच्छा, तो यह भी कहा जा आखिर में माफ कीजिएगा, वक्त की कमी की वजह से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। भारत के पर्सपेक्टिव से
जिस तरह से फिलिस्तीन के हक में या इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने का अब से पहले एक ट्रेडिशन रहा है, फिलिस्तीन को सपोर्ट रही है भारत सरकार की भी, भारत की जनता की भी। इस बार बहुत पाबंदियां रहीं और लोगों को खामोश रहने पर मजबूर किया गया, कुछ ऐसे हालात रहे। ऐसी हालत में भारत में मजलूम के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति, जो नेचर है, उसको जिंदा रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके इंसानियत के साथ हमदर्दी बाकी रहे भारत के समाज में, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक बात तो पहले यह सोचने की खुद हम सारे लोगों को, अच्छा आदमी कौन है? अच्छा आदमी वो है जो जिसके साथ जुल्म होता है उसकी तरफ से खड़ा रहता है, जो जुल्मी के साथ नहीं खड़ा रहता है। हम आमतौर पे मानते हैं ताकतवर की जगह कमजोर के साथ खड़ा होना इंसानियत की निशानी है, हम सब लोग मानते हैं। तो और हिंदुस्तान की रवायत ये रही है, अगर आप दुनियावी इस माने इंटरनेशनल इसमें देख लें, तो हिंदुस्तान हमेशा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के साथ रहा है, हमेशा कमजोरों के साथ रहा है खड़ा। तो यह उसकी रवायत रही है, उसका दबाव अभी तक है। हालांकि अब उससे अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान तो अब जुल्म नहीं सह रहा है, हिंदुस्तान कोई मजलूम नहीं है, हिंदुस्तान अब ताकतवर है। तो हम किसकी बिरादरी में शामिल होंगे? हम ताकतवरों की बिरादरी में शामिल। हम किसके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे? हम इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ खड़े होंगे जो ताकतवर हैं। अब हमारा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, हम उस बिरादरी से निकल गए हैं, हम ऊपर चढ़ गए हैं। यह एक एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन जो हमारी लंबी रवायत है उसका एक दबाव हम पर है, और उस दबाव की ही के चलते ही हमने यह देखा है पिछले 90 दिनों में कि पहला रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट का था इजराइल के साथ जाने का, फिर दबाव पड़ा तो जंगबंदी की मांग हिंदुस्तान ने नहीं की, एक लंबे वक्त तक नहीं की, और वो अलग थलग पड़ गया। जो दुनिया की बिरादरी थी जिसमें 3 4 5 मुल्कों को छोड़कर, अमेरिका, इंग्लैंड, इनको छोड़कर बाकी सब जंगबंदी के हक में थे, तो हिंदुस्तान बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया, किनारे पड़ गया। अब जाकर हिंदुस्तान ने जंगबंदी के पक्ष में वोट दिया। तो वह रवायत जो एक तरह से अच्छाई की रवायत थी, वो अभी तक उसका दबाव बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं। और आपने बताया कि किस तरह यहाँ बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो पूरी दुनिया में ये बंदिश लगाई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी फिलिस्तीन के हक में आप आवाज नहीं उठा सकते। अभी अमेरिका में कानून बनाया जा रहा है कि अगर कोई भी छात्र आवाज उठाएगा तो उसको जुर्म करार दिया जाएगा फिलिस्तीन की तरफ से। ये कानून अमेरिकी कांग्रेस बनाने जा रही है। आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है। तो हिंदुस्तान वही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार ये कर रही है, हिंदुत्ववादी ये कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी तादाद हम लोगों की है, वामपंथी पार्टियों की है, बाकी लोगों की है, जो जनतांत्रिक दल हैं उनकी है। आखिरकार अगर हम सिर्फ वोट के ही हिसाब से देखें तो 40% से ज्यादा तो उनके लोग हैं। तो क्या उनको वो सिर्फ बूथ पर ले जाएंगे या उनको सड़कों पर भी लाएंगे अच्छाई के पक्ष में खड़े होने के लिए? तभी तो एक आदत बनेगी, और जब वो आदत बनेगी तो हिंदुस्तान में भी राजनीति बदलेगी। तो वह अलग अलग तरह से किया जा सकता है। छात्र कर सकते हैं, कैंपस में कर सकते हैं, ट्रेड यूनियनें कर सकती हैं। अभी जब इजराइल ने हिंदुस्तान को कहा कि हमने फिलिस्तीनियों को निकाल दिया है काम से और हमें 1 लाख कामगार चाहिए, तो हिंदुस्तान से उसने कहा आप कामगार भेजिए। तो ट्रेड यूनियनों ने कहा कि नहीं जाएगा, लेकिन ट्रेड यूनियनों को इसको लेकर मुजाहिरा करना चाहिए कि हम कोई ऐसे नहीं है कि आप गिरमिटिया मजदूर नहीं है पहले की तरह, और हम किसी दूसरे का पेट काट कर नहीं लेंगे। ये एक तरह से एक खून का, किसी का खून करके जगह लेना हुआ। तो और वही काम टीचर्स का है, राइटर्स का है। जैसे अभी कुछ रोज पहले हम लोगों ने जो अदब में काम करते हैं, लिटरेचर में काम करते हैं, हमें जब लगा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल खामोशी है, तो उस खामोशी को कैसे तोड़ना चाहिए।
फिलिस्तीन के हक पक्ष में कैसे आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमने फिलिस्तीनी कवियों का तर्जुमा किया और उसकी एक किताब निकाली और ये किताब ये सामने है। तो ये हमारा एक छोटा सा हमारी कोशिश है जिसमें 32 फिलिस्तीनी कवियों को हमने इकट्ठा किया जो अरबी में अंग्रेजी में लिखते हैं और उनका तर्जुमा हिंदी में किया, ये बतलाने के लिए कि आखिर कविता कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आप कविता पढ़िए और समझिए कि फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन का दर्द क्या है, फिलिस्तीन की तकलीफ क्या है, फिलिस्तीन की इंसाफ की पुकार क्या है, और आप उसके साथ आवाज मिलाइए। तो यह कोशिश अपने अपने तरीके से हम सब लोग कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम सब यह कोशिश कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, आपने हमें समय दिया। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सी बातें, बहुत अहम बातें कही और ये बताया कि हम उस मजलूम के साथ खड़े होने की रिवायत को बाकी रख सकते हैं, अपनी अपनी सतह पर कोशिशें कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि इजराइल का समाज बटा हुआ है, अब पहले जैसी हालत नहीं है और खुद नेतन्याहू जेल से बचने के लिए ये जंग जारी रखे हुए हैं। जिस दिन वो जंग बंद होगी तो हो सकता है अगले दिन उन्हें जेल जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।